यस फ्रेंड्स, नाउ अब हम आपकी सेकेंड टेक्निक की बात करते हैं, थर्ड टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड टेक्निक। अभी तक जो आपने दो टेक्निक पढ़ी, दैट इज पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इन दोनों में एक लिमिटेशन तो कॉमन ही रही कि दे बोथ इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और सबसे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात ही वही है यार, एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वही तो एक मेन फैक्टर है जो हमें हमेशा समझना होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो होता है ना, वो उन दोनों लिमिटेशन को ओवरकम करता है। दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो लिमिटेशन थी उसको दूर करता है। दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो दिस मेथड, अनलाइक द प्रीवियस टू, consider the time value of money. That is, in this method we convert all the future cash flows into the present value cash flows with the help of discounting factor. Discounting factor की मदद से हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को कन्वर्ट कर देते हैं प्रेजेंट के कैश फ्लोज में। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कितना आउटफ्लो कितना इनफ्लो। और सिंपल सा लॉजिकल बात है फ्रेंड्स, अगर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, तो कैश आउटफ्लो भी आज की मनी वैल्यू टर्म्स टाइम वैल्यू पर ही है और कैश इनफ्लो भी आज की टाइम वैल्यू पर ही है। तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करूंगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आएगी, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। और अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है तो आई विल बी इंडिफरेंट। और अगर दो प्रोजेक्ट हैं तो जिसकी हायर एनपीवी है उस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेना। तो दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। बट अब इस टेक्निक में सर ये कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर कैश इनफ्लोज को या फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यार 6th-7th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते आ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है किसी भी चीज की? आज मैंने बोला 10,000 रुपए लगाओ, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको फ्यूचर में कितने मिलेंगे? तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू 10,000, 1 प्लस आर, रेट यानी 10% है तो 1 प्लस 0.1 की पावर एन। 5 साल बाद बोले तो 5 पे पावर लग गया, 4 साल बाद बोले 4 की पावर लग गया। तो ये फॉर्मूले को ही हमने इस फॉर्मूले में फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। अब कोई बोलेगा ये तो ठीक है सर, समझ में तो आ गया, मगर कैसे करना है इसको? आप थोड़ा और सिंप्लीफाइड करो। तो वो सिंप्लीफाइड भी करेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी, सिंप्लीफाइड भी करेंगे, बहुत इजीली करेंगे, बट अभी आपको समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब ऐसे तो हमने बोला प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, बट फ्रेंड्स हमने इसको और सिंप्लीफाइड कैसे करा कि हमने क्या करा, फ्यूचर वैल्यू एक तरफ रख दी और फ्यूचर वैल्यू को जब डिवाइड करना होता है ना 1 प्लस आर की पावर एन, तो मैंने वो 1 प्लस आर की पावर एन को डिवाइड करने के लिए 1 से ही पहले डिवाइड कर दिया। तो 1 डिवाइड, मैंने इसको अलग अलग कर दिया फ्रेंड्स, फ्यूचर वैल्यू को अलग, भाई मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू उसके डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। अब मैंने क्या करा, इसको अलग अलग कर दिया, फ्यूचर वैल्यू को एक तरफ ही रख दिया और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन से। तो ये अलग अलग हो गए ना, तो बात तो वही हुई, मगर मैंने क्या करा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन से जब वो डिवाइड करके जो वैल्यू आई उसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं फ्यूचर वैल्यू से। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन को मैंने बोल दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर, और वो फ्यूचर वैल्यू उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आती जाएगी। हर साल की कर सकता हूं मैं ऐसे। अब वो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस आर की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ इयर्स और r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपको क्वेश्चन देगा। तो अब जैसे एग्जांपल इसका सपोज करो फ्रेंड्स, कोई मेरे को बोल रहा है कि मैं आपको एक साल, आज आप मेरे को 10,000 रुपए दो, तो इसको मैं बोलूंगा कि आज ही जब मेरे को पैसे देने हैं तो इसका तो फैक्टर 1 ही है, क्योंकि वो तो प्रेजेंट वैल्यू ही है आज की। तो जब भी आज की बात करते हैं तो उसको हम ईयर 0 बोलते हैं, वी कॉल इट एज ईयर 0, उसको ईयर 0 बोलते हैं। तो आउटफ्लो जो मेरा जाएगा वो आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो 10,000 रुपए हो गया साहब। अब उसने मुझे प्लान बताया कि मैं एक साल बाद 5,000 रुपए दूंगा, या सॉरी एक साल बाद आपको 10,000 रुपए दूंगा, फिर दूसरे ईयर भी मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। एग्जाम्पल है ये, ऐसे बताया उसने कि 2 साल तक मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। अब मेरे को लगता है कि अगर मैं ये बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देता इस 10,000 को जो मैं इस पर्सन को दे रहा हूं, इसकी जगह मैं अगर बैंक में डिपॉजिट कराता इस 10,000 को, तो बैंक मुझे 10% हर साल का इंटरेस्ट देता। तो अगर बैंक मुझे 10 साल का इंटरेस्ट दे रहा है, तो अब मेरे को ये देखना है, वो तो मेरे को मिलना है ना, तो मुझे ये देखना है कि इस बैंक की बजाय इंस्टेड ऑफ बैंक क्या मैं इस पर्सन के पास पैसे लगा दूं क्या, तो मेरे पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे क्या, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा? तो वही चेक करने के लिए एनपीवी मेथड काम आता है। इसमें कैसे चेक करेंगे अब हम? तो इसमें हम चेक करेंगे भाई वहां 10,000 रुपए दे रहा था, तो वो एक साल के 10% का इंटरेस्ट मतलब 1,000, और फिर दूसरे साल का भी 1,000, 2,000 दे रहा था, या 2,500 मान लो, इतने रुपए तो बैंक इंटरेस्ट में मिलते हैं। अब मैं उसकी बजाय इसमें कैसे चेक करूं? इसने तो मेरे को प्लान बताया कि पहले साल में आपको दूंगा 10,000, दूसरे साल 5,000, एग्जाम्पल है, दूसरे साल 5,000 ही दूंगा मैं, तो आपको 10,000 की जगह 5,000 दूंगा। तो अब मैं कैसे चेक करूं? तो पे बैक पीरियड से चेक करना है, तो 1 साल का पे बैक पीरियड हो गया साहब, ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक एनुअल रेट ऑफ रिटर्न देखना है, तो मेरे पास टोटल 15,000 आ रहे थे, लगे मेरे 10,000, तो 5,000 का मेरे को मिल रहा है 2 साल में प्रॉफिट, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 2 साल, तो एवरेज एनपीएटी मेरे को पता पड़ गया 2,500 रुपए लग रहे हैं। तो और मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 का हो रहा है, तो 2,500 डिवाइड बाय 10,000 इनटू 100, तो मेरे को पता पड़ गया साहब इसमें भी 25% है। ये यार हो गया। अब थर्ड टेक्निक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये हमें काम की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमें ये बोलता है कि आप सारे कैश फ्लोज को आज की वैल्यू पर ले आओ, प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ। तो पहली बात 10,000 रुपए जो लग रहा है वो तो आउटफ्लो हो गया ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो 10,000 हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है मुझे। तो पहले साल 10,000 मिल रहे हैं और दूसरे साल 5,000 मिल रहे हैं, तो ये तो फ्यूचर वैल्यूज हो गई। कैश इनफ्लो 10,000 और 5,000 तो फ्यूचर वैल्यूज हो गई। अब मैं क्या करूंगा इसमें? मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं? क्योंकि वो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स जब मैं इस फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू तो आ जाएगी। तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलेंगे? तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर मेरे को 10% मिल रहा था साहब, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 0.1, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 करो आप आपके कैलकुलेटर पर करके देखो फ्रेंड्स, तो आपको 90.909 आ जाएगा। तो जैसे ही करा आपने ये 1 साल का था, तो 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर ये आ गया ना 0.909, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पता पड़ गई कि जो पैसे मुझे 1 साल बाद 10,000 मिलते हैं, वो अगर मैं आज की वैल्यू में कोई 9,091 रुपीज ही दे देगा तो भी बात बराबर, क्योंकि मैं उसकी एफडी कराऊंगा तो 10,000 ही बनेगा 1 साल बाद। इसके बाद दूसरे साल मिल रहे थे मुझे 5,000 ना, तो 5,000 के लिए भी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो देखो फ्रेंड्स, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 की पावर 2। आपको बोला सर ये तो समझ में आ गया, मगर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका आंसर आएगा 0.826, बट सॉल्व कैसे करेंगे सर? सॉल्व कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसी को यूज करना सिखाऊंगा। कैलकुलेटर पर जब हम 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कर रहे हैं,
फिर आप दबाओ एक बार इक्वल्स टू, तो 909 आ गया। फिर उसके बाद एक और बार इक्वल्स टू दबाओगे तो 0.826 आएगा, मतलब ये सेकेंड ईयर का है। फिर एक और बार इक्वल्स टू, कुछ और मत करो, सिर्फ इक्वल्स टू दबाओ, तो ये थर्ड ईयर का आएगा 0.751। फिर वापस एक और बार इक्वल्स टू तो 0.683। फिर एक और बार इक्वल्स टू तो आपका आ जाएगा 0.621। ये 5 साल के मेरे को याद थे, वो मैंने आपको बता दी। ऐसे आते हैं ये। तो कैसे निकाला मैंने, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, जो भी रेट क्वेश्चन बताएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 था अभी, तो 1 डिवाइड बाय 1.1। एक बार इक्वल्स टू दबाया तो 0.909, एक साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर आ गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया 0.909, उसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू आता जाएगा। दूसरे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है तो वही जो मैंने करा हुआ था उसमें एक और बार इक्वल्स टू दबा दिया तो दूसरे साल का, तीसरी बार इक्वल्स टू तीसरे साल का, चौथी बार इक्वल्स टू चौथे साल का, पांचवी बार इक्वल्स टू पांचवें साल का आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। एक बार ये 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गए, वो लिख दिया एक कॉलम में, एक कॉलम में कैश इनफ्लो लिख दिया, कैश इनफ्लो को उन डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। उन प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर दिया, उसको माइनस कर दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को, तो एनपीवी आ जाएगा। और अगर वो एनपीवी आपका पॉजिटिव आ गया तो सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। दिस इज योर एनपीवी टेक्निक। अब इसमें भी और कुछ बातें, मगर पहले मैंने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझाया। अगर 5% होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 कैलसी पे करोगे, एक बार इक्वल्स टू दबाओगे पहले साल का, दूसरी बार इक्वल्स टू दूसरे साल का, तीसरी बार इक्वल्स टू तीसरे साल का। और जिसका ऐसे नहीं आए तो उसका कैलकुलेटर दूसरा वाला है, उसमें मैं सिखाऊंगा उसमें कैसे करते हैं, बट आप वो मेरे से फोन पे पूछना। ये जो मैंने आपको बताया ये सिंपल कैलकुलेटर में जब आप करोगे तो आएगा ही आएगा। समझ गए? ओके, तो अब इसको हम पढ़ते हैं पहले। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर करता है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, तो फ्यूचर वैल्यूज जो भी था उसको मल्टीप्लाई कर रहा हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर से या प्रेजेंट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ठीक है फ्रेंड। अब और एनपीवी कैसे निकाला हमने, तो आई वांट टू से एनपीवी हमने निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करके, तो हमारे पास एनपीवी आ गया। टू टेक द डिसीजन, एक ही प्रोजेक्ट है तो अगर एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्ट, नेगेटिव रिजेक्ट, जीरो इंडिफरेंट। अगर 2 और मोर प्रोजेक्ट है तो हायर द एनपीवी से सेलेक्ट करो। हाउएवर इन द अबव केस लाइफ आर डिफरेंट। हाँ फ्रेंड्स, 2 प्रोजेक्ट हैं, एक 4 साल का ही है और एक 10 साल का है। अब कैसे सेलेक्ट करें फ्रेंड्स, तो अब तो एनपीवी नेचुरल सी बात है 10 साल वाले का ज्यादा आएगा, उसका तो कैश इनफ्लो ज्यादा है तो 10 साल वाले का ज्यादा आना ही है। मगर अगर लाइफ डिफरेंट होगी ना तो सिर्फ एनपीवी से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको इक्विवेलेंट गेन या इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट गेन का मतलब सर, इक्विवेलेंट गेन का मतलब जितना भी आपका एनपीवी आ रहा है, तो ये एनपीवी पहले प्रोजेक्ट का 4 साल का एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 4 साल के लिए आई, और दूसरे का एनपीवी 10 साल के लिए आया। तो हम क्या करते हैं, जब इक्विवेलेंट गेन निकालना है तो हम एनपीवी को, जो 4 साल वाला एनपीवी आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आया, वापस से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करके आया। तो वो जो एनपीवी आया उसको डिवाइड करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। क्या है सर ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, पीवीएएफ है सर ये पीवीएएफ कैसे निकलता है, तो पीवीएएफ निकलता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकलता है जब आप 1 डिवाइड बाय 1.1 कर रहे थे ना तो 0.909 आएगा, फिर वापस से आपने इक्वल्स टू दबाया तो 0.826 आया, फिर वापस से दबाया 0.751 आया, फिर वापस से दबाया 0.683 आया, फिर वापस से दबाया 0.621 आया। ये जो आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाले थे, इन डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को जब आप ऐड करते हो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% का 5 साल का आ जाता है। जब पांचों को ऐड करेंगे, 4 साल को ऐड करेंगे 4 साल वाला आएगा, 3 को ऐड करेंगे 3 वाला आएगा, तो वो इक्वल्स टू दबा करके 5 साल का निकालना है तो 5 साल का निकाल दिया, 3 साल का निकालना है 3 साल का निकाल दिया, जीटी कर दोगे आप तो अपने आप ग्रैंड टोटल हो ही जाता है। ये तो कैलकुलेटर का काम है।
और ये मैं आपको फोन पर इंडिविजुअल्स को समझाऊंगा जब आप मेरे को कॉल कर लोगे। तो आपने पीवीएफ निकाल लिया ना, तो अब आप उससे डिवाइड करो 4 साल वाले को 4 साल के पीवीएफ से और 10 साल वाले को 10 साल के पीवीएफ से, एनपीवीओ को, तो आपके पास एनुअलाइज्ड या इक्विवेलेंट गेन आ जाएगा। फिर जिसका इक्विवेलेंट गेन ज्यादा होगा ना उसको सेलेक्ट कर लेना आप। दैट इज व्हेन लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर नॉट सेम, एक 4 साल एक 5 साल, तो आपको ये एनुअलाइज्ड गेन निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो अब हम कैश आउटफ्लो की या कैश इनफ्लो की बात करते हैं, तो 2 टाइप के कैश आउटफ्लो होते हैं। एक तो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट, और दूसरा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, जो हमें डे टू डे काम के लिए चाहिए होगा। तो ये 2 टाइप के आउटफ्लो होते हैं। तो नॉर्मली ये दोनों आउटफ्लो ही इनिशियल प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में हो जाते हैं, तो इन दोनों आउटफ्लो का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, क्योंकि आज ही हो रहे हैं, तो ये ईयर 0 है और ईयर 0 का डिस्काउंटिंग फैक्टर साहब 1 है। तो सीओ इनिशियल वाला will be equals to PV present value of CO cash outflow, वो हमने निकाल दिया। तो these investments are normally made at the beginning of the project, that is beginning of the project, जो भी चीज होगी उसको year 0 बोलेंगे, and they should be multiplied by, और हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन ही हो रही है ना, तो उसका मगर इसका ईयर 0 का डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। तो इसको जो भी इनिशियल करोगे उसको तो मल्टीप्लाई 1 कर दिया, तो उससे प्रेजेंट वैल्यू आ गई। बट सपोज करो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कैश आउटफ्लो भी इनिशियल तो करना है, 2 साल बाद और भी इन्वेस्टमेंट करना है उसमें, तो जो 2 साल बाद भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो तो वापस से टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज की निकालनी है, तो उसको भी डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो बनेगा। तो वो 2 साल के बाद से जैसे कैश इनफ्लो के डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी हम, वैसे हम कैश आउटफ्लो के भी डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। However, if any investment is made in between the project, that outflow should be multiplied with the discounting factor of that respective year. तो ये तो कैश आउटफ्लो की बात होगी। 2 टाइप के कैश आउटफ्लो हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, कैपिटल कॉस्ट लगाई, प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगाई उसमें, तो ये दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। अगर कोई कैश आउटफ्लो आपको क्वेश्चन में बता दिया कि 2 साल बाद भी हो रहा है, तो उस 2 साल के बाद वाले को भी अपने 2 साल के बाद वाले के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसको उसमें ऐड कर दो, टोटल पीवी ऑफ सीओ निकाल दो। अब कैश आउटफ्लो के बाद बारी आती है कैश इनफ्लो की। अब जो कैश इनफ्लो होता है वो 3 टाइप से होता है फ्रेंड्स। कैश इनफ्लो हमें एक तो मिलेगा ऑपरेशंस के थ्रू, जो काम कर रहे हैं ना उस काम के थ्रू जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, पहला कैश इनफ्लो। दूसरा कैश इनफ्लो आएगा सैल्वेज से, कोई प्रोजेक्ट लिया आपने और प्रोजेक्ट में बता रखा है कि 5 साल बाद उस प्रोजेक्ट का सैल्वेज इतना मिलेगा, तो वो भी आ तो कैश इनफ्लो ही रहा है। और लास्ट में इनफ्लो होता है वर्किंग कैपिटल का फ्रेंड्स, जो पैसे मैंने इनिशियली लगाए थे वो वर्किंग कैपिटल, जब पूरा बिजनेस बंद कर रहा हूं, प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूं, तो पूरा वर्किंग कैपिटल भी मेरे पास वापस आ जाएगा। तो देयरफॉर इनफ्लो विल बी ऑफ 3 टाइप्स, पहला ऑपरेशंस के थ्रू, दूसरा सैल्वेज, तीसरा वर्किंग कैपिटल। तो जो वर्किंग कैपिटल और सैल्वेज है वो तो हमेशा प्रोजेक्ट के एंड में ही मिलेंगे। वर्किंग कैपिटल और सैल्वेज है वो तो प्रोजेक्ट के हमेशा, मोस्टली हमेशा एंड में मिलेंगे। तो मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में करने के लिए क्या करूंगा, सबसे लास्ट के डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको उन दोनों सैल्वेज और वर्किंग कैपिटल को वापस से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो आएगा वो मेरा लास्ट वाले डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। दैट इज फ्रॉम सैल्वेज और फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। तो these are recovered at the end of the project and therefore it should be multiplied with the discounting factor of the last year। ये हमेशा क्वेश्चन नहीं बताएगा, हमें ध्यान रखना। तो वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट आप समझ गए ना, बिगिनिंग में आउटफ्लो में ले लो मल्टीप्लाई बाय 1 करके, मगर वही वर्किंग कैपिटल वापस से इनफ्लो बन जाएगी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में। तो इनफ्लो के लास्ट वाले ईयर में उसको वापस लो और लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो वो इनफ्लो भी आ गई। सैल्वेज भी लास्ट वाले ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो। अब जो ऑपरेशंस के थ्रू आया, तो ऑपरेशंस के थ्रू मतलब जो काम कर रहे थे ना, जिनसे हमने प्रॉफिट कमाया हर साल,
तो वो ऑपरेशंस के थ्रू होता है। तो जब वो ऑपरेशंस के थ्रू आया तो वो दो टाइप का होता है। पहला होता है या तो वो कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट मतलब हर साल बराबर ही आ रहा हो। अरे अगर हर साल बराबर ही आ रहा है तो बहुत सिंपल हो गया यार, हमको क्या करना है, हमको वापस से एनुअलाइज कैश इनफ्लो निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है पीवीएफ से, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा आपका। पीवीएफ मतलब सारे ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को ऐड कर दो तो पीवीएफ बन गया। कैसे होगा भी, आप क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी होगा आपको समझना। तो अगर हर साल वो सेम ही है ना ऑपरेशंस के थ्रू जो कैश इनफ्लो आ रहा है, तो आप करोगे एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवीएफ। और अगर वो हर साल सेम नहीं है तो फिर तो हमको टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे अभी हमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की टेबल बनाई थी वैसे ही। तो अब हमें इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार टेबल में 4 कॉलम बनेंगे फ्रेंड्स। पहला कॉलम ईयर्स, दूसरा कॉलम कैश इनफ्लो, तीसरा कॉलम डिस्काउंटिंग फैक्टर, हर साल का अलग अलग, क्योंकि कैश इनफ्लो अलग अलग है तो अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हर साल का सेम होता ना तो मैंने क्या बोला, डिस्काउंटिंग फैक्टर का सारा टोटल कर दो और मल्टीप्लाई बाय एक साल के कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको ही तो पीवीएफ बोला कि एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई पीवीएफ, जब हर साल सेम हो। और जब हर साल डिफरेंट है तो टेबल बनाई, पहला ईयर्स, दूसरा कैश इनफ्लो कॉलम, तीसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम जो मैंने निकाला 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जो भी रेट दे रखे 10% तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.1, एक साल का इक्वल्स टू दबाया, एक साल का, 2 साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीसरे साल का आ जाएगा, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला। फिर मैंने कैश इनफ्लो को अपने अपने सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम, कैश इनफ्लो को अपने अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो फोर्थ कॉलम पीवी का बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू का। फिर वो सबको ऐड कर देंगे तो वो इनकंसिस्टेंट हुआ तो ऐसी टेबल बनाएंगे। समझ गए? तो ये 3 टाइप के कैश इनफ्लो हो गए। अब कैश इनफ्लो कैसे होता है ये नोट करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है तो जो आपका कैश इनफ्लो है ना वो कैश इनफ्लो होगा एनपीएटी एड बैक डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है तो उसको वापस ऐड बैक करो। तो पहले एनपीएटी तक निकालो फिर उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, तो वो आपका सीआई बनेगा, कैश इनफ्लो बनेगा फ्रेंड्स। अगर टैक्स रेट गिवन है तो, अगर टैक्स रेट ही गिवन नहीं है तो आपका सीआई कैश इनफ्लो क्या होगा क्वेश्चन में से, तो एनपीबीडीटी नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स विल बी योर कैश इनफ्लो, अगर टैक्स रेट गिवन नहीं है तो। और कैश फ्लो बिफोर टैक्स को भी हम बोलते हैं एनपीबीडीटी और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को भी बोलते हैं हम सीआई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कैश फ्लो बिफोर टैक्स गिवन है तो इसका मतलब वो है एनपीबीडीटी, और अगर आपके पास क्वेश्चन में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है मतलब सीआई है, क्वेश्चन में सीआई गिवन है सर, तो वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही मानना है। अब ये एनपीवी वाली पॉइंट है ना, हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो देखते हैं एनपीवी वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड, अच्छा आपको पहले क्वेश्चन भी दिखा दूंगा अभी, है ना, यस। तो ये अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो साहब, है ना, क्या गिवन है, लेट अस रीड दिस। ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposal for the purchase of the equipment. ABC एक स्मॉल कंपनी है जो एनालाइज करना चाहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल है एक इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। 4 सप्लायर से उन्होंने डेटा मंगवाया है। The capital budget is limited to 5 लाख which ABC Limited believes is the maximum capital it can raise. तो उसको कैपिटल बजट में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे साहब। The initial investment in the project net cash flows, ठीक है, projected net cash flows for each project are shown below. The cost of capital of the company is 12%. सर ये cost of capital of the company आपका रेट होता है, क्योंकि हमको कोई भी प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना है तो हम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही तो करेंगे, क्योंकि उतना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही देना है ना। तो 5 लाख रुपए जो आपने रेज करे उसका 12% आपका लगना ही लगना है ना, तो आप 12% को रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही सारे प्रोजेक्ट को एनालिसिस करोगे, ताकि अगर वो 12% से ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा और आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज उसमें कमेंट करो जरूर से। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द एबीसी लिमिटेड इज 12%।
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनपीवी ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्टली बोल रहा है एनपीवी निकालो चारों प्रोजेक्ट का। मैं आपको प्रोजेक्ट ए का समझाऊंगा, प्रोजेक्ट बी सी डी का आप खुद करेंगे। नहीं, प्रोजेक्ट ए और बी दोनों का समझाऊंगा, सी और डी का आप खुद करना। ठीक है, तो पहले मैं प्रोजेक्ट ए की बात करता हूं। प्रोजेक्ट ए के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रहा है मेरा 2 लाख, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कैश आउटफ्लो। और इनिशियल लग रहा है मतलब ईयर 0 में लग रहा है, इसका मतलब ये पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो जो गिवन है ईयर 1 2 3 4 5 के, वो सब में 50 हजार ही है। तो जब सब में सेम है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूं पीवी ऑफ सीआई निकालने का, दैट इज योर पीवी ऑफ सीआई निकालने का फॉर्मूला विल बी योर एनुअल सीआई मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ ऑफ 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 12%। वो करके मैं निकाल लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट बी सी डी की, तो उन तीनों में अलग अलग है, तो मेरे को टेबल बनानी ही पड़ेगी। तो अब एनपीवी निकालते हैं फ्रेंड्स। तो प्रोजेक्ट ए की एनपीवी निकालनी है, तो 2 लाख तो पीवी ऑफ सीओ, मैं ऐसे इसको करूंगा, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए। एक क्वेश्चन का मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन समझा रहा हूं, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए। फिर उसमें लिखूंगा मैं पीवी ऑफ सीओ, पहला पॉइंट। तो पीवी ऑफ सीओ में मैं दिखाऊंगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि वो पहले साल का ही है ना, ईयर 0 का ही है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 1, 2 लाख आउटर कॉलम में। फिर मैं लिखूंगा सेकेंड पॉइंट पीवी ऑफ सीआई, क्योंकि कैश इनफ्लो निकालना है। तो अब यहां पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा एनुअल सीआई मतलब 50,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट 12% फॉर 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल के दे रहे हैं। तो वो पीवीएफ ऑफ 5 इयर्स कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं मेरे कैलकुलेटर पे करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 12% है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12। एक बार इक्वल्स टू दबाऊंगा, पहले साल का आएगा, दूसरी बार दबाऊंगा दूसरे साल का, तीसरी बार दबाऊंगा तीसरे साल का, चौथी बार दबाऊंगा चौथे साल का, पांचवी बार दबाऊंगा 5 साल का। जब मैंने 5 बार इक्वल्स टू दबा दिया ना, तो 5 साल तक का आ गया ना। फिर मैं जीटी दबा दूंगा, तो ग्रैंड टोटल आ गया इन 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर का, तो वो मैं पीवीएफ ले लूंगा। फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 50,000 से, तो मेरे पास पीवी ऑफ सीआई आ जाएगा। फिर मैं थर्ड पॉइंट लिखूंगा एनपीवी, और एनपीवी निकलता है पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ, यानी पीवी ऑफ सीआई जो मैंने निकाला सेकंड पॉइंट से, पीवी ऑफ सीओ जो मैंने फर्स्ट पॉइंट से निकाला था वो माइनस कर दिया, एनपीवी आ गया। अब इसमें तो सिर्फ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बोला है, तो बस सिर्फ कंप्यूट करना है, पूछा नहीं है कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए मैं तो सिर्फ चारों कंप्यूट करके दिखाना है। तो ये आपने पहले प्रोजेक्ट का तो कर दिया। अब जब दूसरे प्रोजेक्ट का आप करने जाओगे, तो 1,50,000 वापस से पीवी ऑफ सीओ तो लिखा, 1,50,000 इंटू 1 करके वो आ गया। फिर जब उसका सीआई दे रखा है, तो ये हर साल का सीआई है। अब ये सेम नहीं है, तो हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल में 4 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम ईयर्स का 1 2 3 4 5, दूसरा कैश इनफ्लो का ये लिख दोगे, तीसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12% लिखोगे कॉलम का नेम, और फिर 1 डिवाइड बाय 1.1 का 12 का जो आपने इक्वल टू दबा के पहले साल का निकाला था वो लिखो 3 पॉइंट्स तक।